हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिसके पास भी सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि एस्टिमेशन ऑफ कोफिशिएंट्स कि हम कोफिशिएंट को कैसे एस्टिमेट करते हैं। और भाई उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए और नोट्स परचेज कर सकता है। आई बात समझ में। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात भाई ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई बात समझ में। ऐसी वीडियोस के लिए और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है ताकि उन्हें भी किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना बचे। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट पे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। लेसन नंबर 2 का हमारा एक कंसेप्ट था लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर हम काफी बातें कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम समझेंगे कि इसके कोफिशिएंट को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। पहली बात तो सबको पता होगा एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, या फिर मैं बोलता हूं प्रिडिक्ट करना भी, ठीक है। तो एस्टिमेट हमें करना है कोफिशिएंट्स को। अब पहली बात तो ये भैया एस्टिमेट तो कोफिशिएंट जब करेंगे ना हमें पता होगा कोफिशिएंट क्या होते हैं, बता देता हूं। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, मैंने कोई एग्जांपल लिखा 3x² - 5x + 6, तो जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है ना उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं बोलूं कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा 3 होगा। अगर मैं बात करूं यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है तो क्या है -5 है। आई बात समझ में। तो ये हमारे क्या है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है। और आज हम इन्हीं को प्रिडिक्ट या फिर एस्टिमेट करने का काम करने वाले हैं और साथ साथ समझेंगे कुछ ऐसे मेथड्स जिनको यूज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे यहां पे देखो उसने बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन। प्रॉपर्टीज क्या होती है एस्टिमेट करने की। एस्टिमेशन देखो पहली बात तो हम एस्टिमेट करते क्यों है, ताकि हम अपने डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसे बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर पाए, सामने वाले को दिखा पाए और ताकि हम उसे एज अ मॉडल अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स में इजीली यूज कर पाए। आई बात समझ में। क्योंकि हम कोई भी मॉडल जो हम बनाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से हम उसे रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो मॉडल किसी काम का नहीं है। इसलिए हम ऐसे कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं जिसके जरिए जब मैं उस टूल को यूज करूं तो वो बेटर तरीके से यूज हो पाए। जैसे मैं यहां पर देखो एस्टिमेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द वैल्यूज। क्या करता है ये काम, फाइंडिंग द वैल्यूज। किसकी वैल्यूज, फॉर द कोफिशिएंट दैट बेस्ट फिट द मॉडल, जो बिल्कुल बेस्ट हो, बेस्ट फिट बैठता हो मॉडल के अंदर टू ऑब्जर्व्ड डाटा, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है वो समझते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है ना वो होता है हमारा लीस्ट स्क्वेयर मेथड। अब बताइए लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है वो समझाऊंगा मैं आपको, और बात कर भी चुका हूं इसकी प्रीवियस वीडियोस में जहां मैंने CLRM समझाया था। आई बात समझ में। तो वो याद है ना क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, वो वहां भी बात की थी मैंने इसकी। तो फॉर गिवन पर्पस इज द मेथड इज लीस्ट स्क्वेयर मेथड। अब इसका काम क्या होता है वो समझते हैं। जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है वो काम करता है मिनिमाइज करने का। बात है किसको मिनिमाइज करने का, द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस। सम किसका, स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस। तो सम तो करना है लेकिन किसी स्क्वेयर करने के बाद, डिफरेंस निकालने के बाद किसी चीज का बिटवीन द, देखो डिफरेंस किसी चीज का बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व करी है कहां से, डाटा से, एंड द वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं काम को करूंगा डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का, ऑब्जर्व वैल्यू का और प्रेडिक्टेड वैल्यू का, जो कहां से आई है रिग्रेशन इक्वेशन से। डिफरेंस निकाला, फिर मैं क्या करूंगा उसका स्क्वायर, और उसके स्क्वायर को जब हम मिनिमाइज कर देंगे ना उसी को बोलते हैं हम, आई बात समझ में, क्या, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं पहले इसको भूल जाओ, इस लाइन को देखो, कोफिशिएंट ऑफ B0 एंड β1, जो B0 है और β1 है, इस आर एस्टिमेटेड टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिड्यूल। इनका नाम क्या होता है, स्क्वेयर्ड रेसिड्यूल के सम को मिनिमाइज करना। यहां पे देखो मिनिमाइज किया, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है, y i में से माइनस किया β0 β1 x1। तो ये हमारे क्या थे, β0 β1 एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर इसमें से ये हमारी मान लो एक तरह से ऑब्जर्व वैल्यू है, ये हमारे क्या है एस्टिमेटेड कोफिशिएंट, जो कहां से आए हैं रिग्रेशन की इक्वेशन से। भाई देख लो रिग्रेशन की इक्वेशन ये रही, ठीक है, यहां से आए हैं, इसको माइनस कर दिया, फिर इसका स्क्वायर किया, तो इससे इसको मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मिनिमाइज। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वेयर मेथड में करना क्या होता है और करते कैसे मैं समझा चुका हूं। ये हमारे पास है ऑब्जर्व वैल्यू, ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आई से आई हुई प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसको माइनस किया, देखो यहां पे लिखा भी हुआ था सम ऑफ स्क्वेयर डिफरेंसेस। स्क्वेयर डिफरेंसेस
का सम, लेकिन किसके, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन से आई हुई प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, माइनस किया, उसका स्क्वायर कर दिया, और इसको जब मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वेयर्ड मेथड, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। अब आगे समझते हैं। तो ये काम हो गया हमारा दिखाने का तरीका। बात भाई ये कि छोड़ दिया, अरे तो पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, ठीक है। क्या है ये, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। जैसे यहां पर देखो, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन वेयर देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वर्ड तो हम कितनी बार सुन चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम सब जानते हैं रिग्रेशन का काम ही ये होता है, रिलेशनशिप दिखाना किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो y बराबर है बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x1, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एरर टर्म। तो देखो यहाँ पे जो x है ये हमारे पास क्या है, इकलौता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो हमारा क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। लेकिन अगर यहीं पे x की जगह x1 आ जाए, x2 आ जाए, x3 आ जाए, यानी कि बहुत सारे क्या आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए, वो भी कैसे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा बन जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं नीचे। तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये हमारा खत्म हो चुका है ये वाला पार्ट। अब आगे समझते हैं। द एस्टिमेट्स फॉर बीटा नॉट एंड बीटा 1 दैट मिनिमाइज द दिस सम आर गिवन बाय, मतलब वो एस्टिमेट जो बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू बताते हैं हमें, और जो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, किसको मिनिमाइज करने में, सम को, जो हमने ऊपर देखा था। यहां पर देखो, तो ये कैसे निकालोगे, बीटा नॉट इसे बोलते हैं बीटा नॉट कैप, निकालना बहुत इजी होता है। y बार माइनस में बीटा नॉट बीटा 1 कैप x बार, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये निकालने का। अब बात है भैया ये बार क्या होता है, अरे बार आप लोगों को पता है, मीन, ठीक है, सीखा होता हमने कि जब भी हम मीन निकालते हैं, जैसे मीन को क्या बोलते हैं, x बार। अगर मेरे पास कुछ xi ऑब्जर्वेशंस है, x ऑब्जर्वेशंस है, तो x का बार हमारा क्या दिखाता है, मीन को। ऐसे यहाँ पे जो ये y बार यूज हुआ है, ये है हमारा डिपेंडेंट मीन, और जो x बार है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट मीन, ठीक है। अब यहीं पे देखो बीटा 1 कैप है यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे देखो सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक, तो जो xi है ये तो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस में x बार x का मीन, मल्टीप्लाई में yi है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन कौन सा, डिपेंडेंट, माइनस में y बार, यानी कि मीन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये किसका है, मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि x शो करता है इंडिपेंडेंट को, y शो करता है डिपेंडेंट को, और अपॉन में xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, बीटा 1 कैप की वैल्यू। तो हमारे पास दोनों चीज आ जाएगी, बीटा नॉट भी आ गया, बीटा 1 भी आ गया, जो हमारी हेल्प करता है सम को मिनिमाइज करने में, ऊपर वाले फॉर्मूले में। अब यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने बाकायदा, वेयर x बार एंड y बार आर द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा किसको दिखाता है, इंडिपेंडेंट को, ये हमारा दिखाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और मैं काफी और डिफाइन कर चुका हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्यों इंडिपेंडेंट को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और क्यों हमारा जो ये y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आगे समझते हैं। आगे हमारे पास है दो मेजर्स ऑफ फिट, यानी कि मैं दो मेजर्स समझने होंगे जिसके जरिए हम क्या निकालते हैं, ठीक है, फिट निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा एस्टिमेशन जो फिट बैठेगा हमारे करंट डाटा के हिसाब से। उसमें से एक तो है एफ टेस्ट मेथड। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं इन दोनों मेथड्स के, वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं निकालते कैसे हैं। अगर मैं एफ टेस्ट की बात करूं तो एफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू RSS अपॉन में के डिवाइड बाय ESS, और पूरे ग्रेड में क्या है, n माइनस के माइनस 1। अब मैं समझाता हूं ये सारी वैल्यू है क्या। जो RSS है देखो वहां पे लिखा हुआ है, ये जो RSS है वो तो इस वाले फॉर्मूले के लिए है, इसके यहाँ की जो वैल्यू है वो वहां पे है। यहाँ पे RSS का मतलब होता है इट इज द रेसिडुअल सम, ये हमारे जैसा रेसिडुअल सम होता है ऑफ द स्केयर्स रेसिडुअल व्हेन द मॉडल इज एस्टिमेटेड विद इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जब भी हम अपने मॉडल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे जो रेसिडुअल सम होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, RSS, ठीक है, रेसिडुअल सम ऑफ स्केयर्स, इसके फुल फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, रेसिडुअल सम ऑफ स्केयर्स, ठीक है। तो और यहाँ पे किसके वजह कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, क्योंकि अगले ही स्टेप में बात बदल जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा एक फॉर्मूला, दूसरी बात ये यूज हुए ESS। बात भी ESS क्या है, ये भी बहुत इजी है, इट इज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्केयर्स रेसिडुअल, मतलब क्या है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्केयर्ड रेसिडुअल, ठीक है, व्हेन मॉडल इज एस्टिमेटेड विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो RSS हम कैलकुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, और ESS हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो, या फिर विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से, ठीक है। और के जो है हमारा ये मैप क्या है, नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी के की जगह क्या आएगा कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये थी हमारी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको अगर मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जो n है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशंस कितनी सारी हैं। तो ये तो हमारा था सिंपल सा मेथड, मेजर ऑफ फिट, एफ टेस्ट बोलते हैं इसे। उसका फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ध्यान रखना। इसके स्टेप्स कैलकुलेट करने के मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा दोनों मेथड्स के, ठीक है। साथ साथ डिफरेंस भी समझाऊंगा। अब यहां पर देखो, जो आर स्क्वायर मेथड है, आर स्क्वायर मेथड गोडनेस ऑफ फिट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, 1 माइनस में आरएसएस अपॉन टीएसएस, यानी कि जैसे ही आपने आरएसएस निकाल लिया, अपॉन में टीएसएस निकाल लिया, तो इसे 1 में से माइनस कर दो, आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे देखो, जो आरएसएस है यहाँ पे, ये भी वही है, सम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, लेकिन ध्यान रखना वहां पे जो आरएसएस था वो निकाला हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे, लेकिन ये एस्टिमेट किया था डिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से। इस बात का ध्यान रखना। इस वाले फॉर्मूले में तुम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, और इस वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, आरएसएस की वैल्यू, ठीक है। और टीएसएस, यहाँ पे टीएसएस है, वहां पे क्या था ईएसएस, यहाँ पे टीएसएस है। इट इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये यहाँ पे क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स व्हिच मेजर्स द टोटल वेरिएंस, जिसका काम क्या होता है, टोटल वेरिएंस निकालना, वो भी किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आरएसएस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, लेकिन जो ईएसएस है वो है विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। आई बात समझ में? तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था एफ टेस्ट में और आर स्क्वायर्ड मेथड में। अब जब इसके स्टेप आएंगे ना कैलकुलेट करने, वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जहां पे हम दोनों के स्टेप्स को डीप में, दोनों के स्टेप्स के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और भाई कोई भी बात, किसी भी चीज में कोई भी क्वेरी लगी हो ना, अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। दूसरी बात, ठीक है भाई, इस नंबर पे फोन मत करना कोई भी, क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं होता है, तो मैं उस क्वेरी को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजोल्व नहीं कर पाऊंगा। आई बात समझ में? तो जब मैं वो क्वेरी देखूंगा मैं अपने आप रिजोल्व कर दूंगा, या फिर जो मेरी टीम है मुझे बता देगी। अब आगे समझते हैं। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।